हेलो स्टूडेंट्स। एग्जाम सब तो बहुत नज़दीक आ गया है, तो ऑब्वियसली हम लोग को सैम्पल क्वेश्चन पेपर की तो प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 5-5 क्वेश्चन करके एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो स्क्रीन पे यह पहले 5 क्वेश्चन है सैम्पल क्वेश्चन पेपर के। ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस बार तो सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, The ratio of LCM and HCF of least composite and least prime number is। क्या होगा? LCM HCF तो सबको पता है, पर यहां पे कंफ्यूज किया है लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर। क्या होता है ये? लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, याद आ रहा है? और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। यस, 1 प्राइम नंबर नहीं है। अगर याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। देखो प्राइम, इसके कोई फैक्टर्स नहीं निकल सकते हैं। 2 और 1 कोई फैक्टर निकल सकता है 2 का? नहीं निकल सकता है, इसलिए 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, मतलब वह नंबर जिसका फैक्टर्स निकल सकता है। 4 का फैक्टर 1 निकल सकता है, 2। तो 4 और 2 ये हमारा लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम नंबर है। अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम निकल जाएगा 4, कोई सोचना नहीं है इसमें, और एचसीएफ निकल जाएगा 2, और इन दोनों का रेशियो ले लेना है 4:2 यानी कि 2:1। सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखो, the value of k for which the lines 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k coincide is। coincide मतलब, अब जब तक ये नहीं पता होगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। कोइंसाइड मतलब लाइन दोनों की दोनों बिल्कुल एक है, आइडेंटिकल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस जो हमने पढ़ा था। तो याद है क्या कैसे निकलता है? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है कैसे निकलता है, पर लग रहा है कि शायद बन भी सकता है। ऐसे एग्जाम में बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चलो मुझे तो आंसर पता है, पर तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कुछ याद नहीं आ रहा है ठीक से। वैसे केसेस में क्या करना, इसको सर्कल कर देना। क्वेश्चन को सर्कल कर देना मतलब इसको ट्राई करना है। यदि समय बचा तो इसको ट्राई करना है, ठीक है? यदि समय बचा तो इसको ट्राई करना है। जब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे फिर रिवाइज करोगे, उस समय देखना जहां भी यह सर्कल किया हुआ मिलेगा, मतलब इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ये एग्जाम की ट्रिक्स है। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है? इस पे डाल दोगे सारी वैल्यूज, क्या आएगा? 5/15 इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 3/k। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी क्या? 9। सिंपल। क्वेश्चन 3, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट and then 150 meters towards the north. The distance of the girl from the starting point is। अब देखो ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? इसमें चैप्टर का तो बहुत ज्यादा यूज है नहीं, पर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। ये समझना, जब तक पेपर पे बना नहीं पाओगे क्या पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। इंडिया का मैप देखा है? ज्योग्राफी में देखा होगा बिल्कुल मैप इंडिया का। मैप में नॉर्थ किधर होता है? ऊपर की तरफ होता है। जीपीएस में भी नेविगेट करते हो, नॉर्थ किधर होता है? ऊपर की तरफ। देखो अब ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैथ्स का भी नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो ऊपर की तरफ जो होता है यह नॉर्थ होता है, और ईस्ट किधर होता है? राइट की तरफ होता है। याद करो, इंडिया का मैप देखो कैसा देखा है, ईस्ट हमेशा राइट साइड की तरफ होता है, और वेस्ट और साउथ पता है, वेस्ट इस तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ, साउथ नीचे की तरफ। तो अब देखो क्वेश्चन में इस डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्व करना है। ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। क्या होगा? कहीं से वो लड़की स्टार्ट कर रही है, मान लो यहां से स्टार्ट करती है, 200 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ राइट साइड। देखो डायरेक्शन इसीलिए मैंने बताया, 200 मीटर ईस्ट की तरफ जाना है उसको, राइट साइड 200 मीटर आगे। फिर क्या है? 150 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, 150 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, इस तरह से ऊपर की तरफ चली गई है अभी।
हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यह डिस्टेंस निकालना है। पाथ का लेंथ नहीं पूछा है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि 200 और 150 कर दिया। डिस्टेंस निकालना है, जैसे ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं लिखना है, सिंपल ज्योमेट्री लगाना है। यह डिस्टेंस हमारे पास 200 मीटर था, यह डिस्टेंस 150 मीटर था, तो यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 250 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने डायरेक्शन क्यों बताया? डायरेक्शन अगर गलत भी हो जाता, मान लो मैं गलती से अगर ऐसा बना देता डायग्राम ईस्ट की तरफ और नॉर्थ को अगर नीचे बना देता, तो भी आंसर तो सही आता। राइट एंगल ट्राइंगल तो वही होती है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। एग्जाम में तो और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस देंगे, और कंफ्यूजिंग में ऐसा हो सकता है कि अगर डायरेक्शंस फॉलो नहीं करोगे तो आंसर गलत आ जाए। इस क्वेश्चन में गलत नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में चाहे कैसे भी डायरेक्शन बनाओ गलत नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सही बनेगा, इसकी कैसे गारंटी लेंगे? सही बनेगा इसकी गारंटी तभी हो सकती है जब इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, ऊपर की तरफ नॉर्थ, राइट की तरफ ईस्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्क्रीन क्लियर कर दूं मैं? The lengths of diagonals of a rhombus are 24 and 32 centimeters. The length of the altitude of the rhombus is. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो रोम्बस बनाते हैं पहले। मान लो ये रोम्बस है, लग तो नहीं रहा है, पैरेललोग्राम ज्यादा लग रहा है, फिर भी मान लो कि यही रोम्बस है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? डायगोनल्स कनेक्ट करो, यह डायगोनल और यह डायगोनल। हमें दिया हुआ है डायगोनल्स का लेंथ। डायगोनल्स का लेंथ कितना दिया है? 24, छोटा वाला 24 है, छोटा वाला 24 है, बड़ा वाला 32। ठीक है। और हमें क्या पता है? डायगोनल्स इंटरसेक्ट राइट एंगल्स। और क्या पता है? डायगोनल्स के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यह दोनों ही बराबर है। ठीक है ना। लेवल कर देता हूं मैं पहले, ए बी सी और डी। तो और ये सेंटर को ओ मान लो। यह लेंथ क्या होगी? ओ सी क्या होगा? 16। ओ बी क्या होगा? 12। तो पाइथागोरस थ्योरम से बीसी की लेंथ निकाल सकते हैं। बीसी क्या होगा? बीसी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब कैसे बनाएंगे? एल्टीट्यूड हमें निकालना है। एल्टीट्यूड क्या हो सकता है? एल्टीट्यूड मतलब हमें यह निकालना है। मान लो कि यह पॉइंट ई है, हमें डी ई की लेंथ निकालनी है। ये कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, देखो। एरिया ऑफ डायगोनल का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ रोम्बस का, सॉरी, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू, सॉरी हाफ नहीं आता है रोम्बस में, तो D1 इंटू D2 आता है। D1 इंटू D2 रोम्बस का लेंथ होता है, यह इंटू हाफ भी होता है ना। D1 इंटू D2 इंटू हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? बेस इंटू एल्टीट्यूड, यह भी तो होता है। मतलब ए बी इंटू डी ई, यह भी तो रोम्बस का एरिया देगा। तो क्या आएगा यहां से एरिया? हमें डी ई नहीं पता है, ए बी पता है, सारी वैल्यूज डालो। ए बी मतलब बी सी और ए बी दोनों का लेंथ बराबर ही होगा ना, तो ए बी और बी सी बराबर है, तो हमारा रोम्बस का लेंथ आ जाएगा D1 32 इंटू 24 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 20 इंटू डी ई। ओके, यह 12 आएगा, 4 3 सा 12, 4 5 सा 20, 32 इंटू 3, 96 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू डी ई। क्या आएगा यह? 19.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अब प्रोबेबिलिटी का। डिफिकल्ट लगती है क्या प्रोबेबिलिटी? आसान हो जाएगी, चलो दिखाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन किताब में जो क्वेश्चंस दिए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है।
क्या हुआ, हाँ, टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट वन हेड निकालने के पहले हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होगा, दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, या तो दोनों हेड और हेड आएंगे, या पहला हेड दूसरा टेल आएगा, या दूसरा टेल पहला हेड आएगा, या दोनों टेल आएंगे, है ना। एटमोस्ट वन हेड में किसको किसको, सैंपल स्पेस हमारा क्या हुआ 4। अब एटमोस्ट वन हेड किस में आ रहा है, इसमें एटमोस्ट वन हेड है नहीं, वन से ज्यादा है तो यह नहीं है। इसमें एटमोस्ट वन हेड है, एक हेड है इसमें, एटमोस्ट मैक्सिमम के बराबर है। इसमें इसमें भी एक हेड है, मैक्सिमम के बराबर है। इसमें जीरो हेड है, मैक्सिमम से कम है, एटमोस्ट वन हेड मतलब लेस देन वन तो हो सकता है ना, लेस देन वन हो सकता है, तो यह भी हमारा करेक्ट है। तो 3 हमारे पास फेवरेबल टर्नआउट से, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3/4, ऑप्शन ए। ओके ओके, थैंक यू।